हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सम्राट एसएसटी क्लासेस। इस चैनल के माध्यम से हम सभी आप लोगों को क्लास 10 का एसएसटी का पूरा सिलेबस कवर कराने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज हम लोग एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद को समझेंगे। इटली के एकीकरण को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज इटली के एकीकरण में क्या क्या घटनाएं हुई और क्या क्या इससे संबंधित बातें हुई थी, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें आज इटली के एकीकरण में हम लोग मेजिनी के प्रभाव को भी, यानी मेजिनी कौन था और इसके क्या क्या कार्य थे, ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जो इनके कार्य थे, जो इनका प्रयास किया गया था, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं। इटली का एकीकरण, इसमें इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में, जब 19वीं शताब्दी है, यानी 19वीं शताब्दी का मतलब 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के बीच का जो पीरियड है, जो टाइम है, इसको हम लोग बोलते हैं 19वीं शताब्दी का समय। यानी ठीक इससे आगे वाला जो समय है उसको हम लोग शताब्दी सेंचुरी बोलते हैं। तो जो इटली है 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। यानी 19वीं शताब्दी से पहले इटली एक केवल भौगोलिक, यानी केवल एरिया की दृष्टि से एक अभिव्यक्त मात्र था, उसको अभिव्यक्त किया जाता था। यानी बस एक अभिव्यक्त, बस उसका नाम मात्र था भौगोलिक रूप में। और यह जो घटना है, यह इटली की 19वीं शताब्दी के आरंभ में, जब आरंभ हुआ था जब इटली में 19वीं शताब्दी का जब आरंभ हुआ था 19th सेंचुरी का, तो उस टाइम जो इटली है केवल भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा, जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं, केवल भौगोलिक क्षेत्र के माध्यम से ही इसको अभिव्यक्त किया जाता है, इसको जाना जाता है। जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, जहां कई स्वतंत्र राज्य, यानी 19वीं शताब्दी में इटली जब भौगोलिक अभिव्यक्ति के तौर पर माना जाता था, तो वहां पर केवल बहुत सारे राज्य नहीं थे, कुछ ही राज्य थे, और वो भी स्वतंत्र राज्य थे। इस कारण वहां अलगाव की भावना थी, और जहां भी कुछ कम ही राज्य हो और वहां पर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया हो, तो वहां पर अलगाव की भावना ज्यादा पाई जाती है। इसी कारण से इटली में जो राज्य स्वतंत्र थे उनमें भी अलगाव की भावना पाई जाती है। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा अन्य कई समस्याएं थी। यानी जो इटली था उसको एक राष्ट्र जब स्थापित किया गया, तो सबसे पहले जो समस्या थी वो भौगोलिक समस्या थी। लेकिन इससे पहले भी और इसके पहले भी कई सारी समस्याएं थी, और भौगोलिक जब उसका समस्या समाप्त हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी जो इटली को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने से बाधा करते थे, उनके मार्ग में अड़चन डालते थे। जो भी समस्याएं थी इटली को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में बहुत ज्यादा परेशान करती थी। ऐसा लगता था कि इटली जो है एक राष्ट्र के रूप में व्यवस्थित होकर स्थापित नहीं हो सकता है। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। यानी इसका क्या क्या कारण था, क्या ऐसी क्या क्या समस्याएं थी कि जो इटली है वो एक राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं हो सकता था। तो सबसे पहले जो इसका समस्या था भौगोलिक समस्या, और इसके अलावा भी कई सारी समस्या था, जिसमें एक था दूसरे राज्यों का हस्तक्षेप। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे राष्ट्रीय राज्यों का हस्तक्षेप था। जो इटली में ऑस्ट्रिया है, यानी इटली में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। यानी अपने देश के अलावा विदेशों का भी उनके अंदर हस्तक्षेप रहता था, जिसके कारण यह जो है एक भौगोलिक समस्या के रूप में निर्माण करती है। अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्यंभावी था। यानी जिस राष्ट्र में ऐसे समस्याएं हो, भौगोलिक समस्याएं हैं और विदेशी
जो राष्ट्र है उनका भी आधिपत्य वहां के राष्ट्रों पर हो, तो ऐसे देशों का और ऐसे राष्ट्रों का एकीकरण में समस्या आना बहुत ही मामूली सी काम है। यानी वहां की जो भी बातें हैं, वहां की जो भी समस्याएं हैं, वो किसी भी राष्ट्र को एकीकरण करने नहीं दे सकती है। यही कारण था कि इटली का एकीकरण करने में बहुत ज्यादा समस्या हो रहा था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इधर राजधानी रोम भी, यानी इधर राजधानी रोम भी का मतलब है कि जो फ्रांस की राजधानी रोम है वो भी प्रभाव में थी, और जो रोम है वो अलेक्जेंडर पोप के प्रभाव में थी। यानी जो अलग अलग देश है उन पर विदेशी राष्ट्रों का तो हस्तक्षेप था ही, लेकिन जो वहां की राजधानी है, इधर राजधानी मतलब फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, और इसके बाद यहाँ पर इसकी राजधानी जो रोम है उसमें भी अलेक्जेंडर पोप के प्रभाव में थी। यानी जो रोम जो है वो भी अलेक्जेंडर पोप के, यानी पोप का पूरा नाम अलेक्जेंडर पोप है, और इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। यानी जो यहाँ की राजधानी रोम है वो अलेक्जेंडर पोप के प्रभाव में थी। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो। यानी पोप चाहता था कि इटली का जो एकीकरण हो स्वयं उसके अनुसार, उसकी जो वो सोचता है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से, यानी ये धर्म से लेकर, धर्म से जोड़कर इटली का एकीकरण करना चाहता था। जो वहां के लोगों को, इनका जो धर्म के अनुसार किसी भी राष्ट्र को एकीकरण करने का जो बातें थी, जो नियम थी, वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगा, और इन जो वहां के लोग थे उनके इन बातों को विरोध करना शुरू कर दिया। पोप की इच्छा थी कि इटली के एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। यानी जो पोप है वो चाहता था इटली का एकीकरण तो हो, लेकिन स्वयं उसकी इच्छा के अनुसार, धार्मिक दृष्टिकोण के कारण, ना कि किसी शासक या किसी राजा के नेतृत्व में। यानी वो नहीं चाहता था कि कोई शासक या कोई राजा वहां के नेतृत्व करे और वहां नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो। वो चाहता था कि केवल धर्म के अनुसार, धार्मिक दृष्टि से, और वो भी पोप की इच्छा अनुसार इटली का एकीकरण हो। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक, यानी उसके धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। विसंगतियां का मतलब होता है विरोध, या हम लोग बोल सकते हैं खराब संगति। यानी इसके लिए यह अच्छा नहीं है, एकीकरण के लिए अच्छा नहीं है। इसका जो हम लोग सिंपल अर्थ समझ सकते हैं कि यह अच्छा नहीं है। यानी जो भी, और पहले तो धार्मिक दृष्टिकोण से इसका एकीकरण करना चाहते थे लोग, और इसके बाद वो यह भी चाहता था कि जब इटली का एकीकरण हो तो वहां पर किसी नेतृत्व में, यानी किसी राजा, किसी शासक के नेतृत्व में ना हो, और इसके अलावा आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। पहले तो वहां के लोग धर्म का विरोध करने लगे, फिर इसके बाद आर्थिक भी और प्रशासनिक, यानी जो वहां का आर्थिक व्यवस्था थी और इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था, वो दोनों अच्छी नहीं थी, और यह भी उनकी विसंगतियां थी। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। इन सभी कारणों की वजह से भी वहां के लोग जो है जागरूक हो गए थे। कितने भी कारण, आर्थिक, प्रशासनिक, धार्मिक दृष्टिकोण सब कुछ छोड़कर 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही वहां के लोग इटली में राष्ट्रीयता के विकास का आरंभ करने का प्रयास किए, और धीरे धीरे 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही वहां पर, यानी इटली में राष्ट्रीयता के विकास का प्रारंभ होने शुरू हो गया। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। यानी फ्रांस में जो भी घटना होता था, यानी जो भी क्रांति, जो भी विरोध, और फ्रांस में जो अभी जो इसके पहले तुरंत प्रभाव पड़ा था वो 1830 ईस्वी की क्रांति का था। और 1830 ईस्वी की क्रांति क्या थी और किस प्रकार ये अपना प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर डाला, ये हम लोग इससे अगले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जब फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा था, यानी फ्रांस में जो भी क्रांति हुई थी उसका प्रभाव इटली पर भी पड़ रहा था।
नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी इटली में जो नेपोलियन था, बोनापार्ट नेपोलियन, जो नेपोलियन है, इसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। इसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। तो इटली के एकीकरण में नेपोलियन के सैन्य अभियान, यानी सैन्य अभियानों का मतलब जो वहां की आर्मी थी, जो वहां की सेना थी, उन सेना के अभियानों को यहाँ पर हम लोग सैन्य अभियानों के नाम से जानते हैं। तो नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा फ्रांस में तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी नेपोलियन का जो सैन्य अभियान था वो इटली के एकीकरण में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही अपना अहम योगदान दिया था। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया। जैसे ही नेपोलियन ने इटली को विजय किया, यानी इटली पर अपना शासन स्थापित कर लिया, उसी समय नेपोलियन ने इटली को 3 भागों में 3 गणराज्यों में गठित किया था। ये इटली है। इटली को जब नेपोलियन ने विजय पा लिया था, यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने विजय इस पर प्राप्त किया, तो इसे 3 गणराज्यों में गठित किया था। पहला जो यहाँ पर हम लोग गणराज्य देखेंगे वो सिसिपाइन गणराज्य है और दूसरा लिगुलियन और ट्रांसपोर्टी, यानी पहला जो है सिसिपाइन गणराज्य है, सिसिपाइन गणराज्य। इसके बाद जो दूसरा जो राज्य गठित किया था वो था लिगुलियन और तीसरा था ट्रांसपेडेंट। और तीसरा जो है वो है ट्रांसपेडेंट। यानी जब इटली पर नेपोलियन ने अपने सैन्य अभियानों के द्वारा वहां के गणराज्य को विजय, यानी वहां की गणराज्य पर अपना विजय पताका लहराया, वहां पर अपना जो है शासन व्यवस्था आरंभ किया, तो इटली को गणराज्य में 3 गणराज्यों के अंतर विभाजित कर दिया, 3 भागों में, यानी 3 गणराज्यों में बांट दिया। पहला जो है सिसिपाइन गणराज्य, दूसरा है लिगुलियन गणराज्य और तीसरा है ट्रांसपेडेंट गणराज्य। ये जो नेपोलियन के द्वारा ये 3 गणराज्य को अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसका नाम कभी कोई पूछ लेता है और ये इम्पोर्टेंट है कि नेपोलियन ने जब इटली पर अपना राज्य कायम किया था तो उसको एकीकरण करने के लिए 3 अलग अलग गणराज्यों में विभक्त किया था। उसका नाम पहला है सिसिपाइन गणराज्य, दूसरा लिगुलियन गणराज्य और तीसरा ट्रांसपेडेंट गणराज्य। उसने यातायात व्यवस्था को भी, उसने का मतलब यहाँ पर नेपोलियन ही है और नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। नेपोलियन यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को शासन के अधीन लाया। यानी नेपोलियन ने इटली के एकीकरण में अपना अहम योगदान देकर इटली के एकीकरण में तथा इटली के जो राष्ट्र है उसको सुधार में बहुत सारा काम किया था। पहला था इसको यातायात, जो वहाँ का यातायात व्यवस्था यानी जो ट्रांसपोर्ट है उस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। चुस्त दुरुस्त का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी व्यवस्था खराब थी उसको फिर से सही किया गया, वहाँ का जो व्यवस्था खराब हो गई थी उसको मरम्मत किया गया। तो उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को, जो भी इटली का, और यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र का मतलब जो 3 गणराज्य बांटा था, यहाँ पर ये खास रूप से शासन के अधीन लाया। बाकी को उतना तो नहीं ले पाया, लेकिन ये जो 3 गणराज्य थे इसको अपने शासन के अधीन बहुत अच्छे से ला दिया था। यानी यहाँ पर शासन जो है अत्यधिक मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा होने लगी यहाँ पर। इन सभी कारणों से वहां जागृति आई। जैसे जैसे नेपोलियन ने वहां पर कार्य किया और इनको देखकर, इनके कार्यों को देखकर वहां के लोगों में जागृति आई। नेपोलियन के पतन,
नेपोलियन का जो पतन है वो 1814 ईस्वी के पश्चात, यानी नेपोलियन का पतन। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में और आगे भी कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था। तो जो नेपोलियन का जो पतन है वो 1814 ईस्वी में हुआ था। ये नेपोलियन का पतन है। नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन के पतन 1814 ईस्वी के पश्चात वियना कांग्रेस द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के दो गणराज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण किया गया। यानी नेपोलियन का पतन हुआ था 1814 ईस्वी में। इसके बाद वियना कांग्रेस द्वारा, जो ये वही वियना कांग्रेस है जिसको हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ब्रिटेन, प्रसा और फ्रांस तीन जो वहाँ के जो देश थे उनके द्वारा सभा बुलाया गया था। वहीं पर जो वहाँ का सदस्य बना था उसको वियना कांग्रेस कहते हैं। तो जैसे ही नेपोलियन का पतन हुआ, इसके बाद वियना कांग्रेस द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य, यानी जैसे ही जो वियना कांग्रेस था वो स्टार्टिंग से ही चाहता था कि नेपोलियन का पतन हो और जैसी व्यवस्था फिर से इटली में थी, यानी पुरानी व्यवस्था जो थी उसको फिर से स्थापित किया गया और धीरे धीरे कहकर इन लोगों ने नेपोलियन को वहां के शासन व्यवस्था से हटा दिया और इस तरह से नेपोलियन का पतन हो गया 1814 ईस्वी में। और इसके बाद वियना कांग्रेस द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के दो राज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया के एकीकरण किया। जो नेपोलियन ने जो गणराज्य बनाया था तीन, उसको हटा दिया उसके पतन के बाद, और फिर वियना कांग्रेस के द्वारा इटली के एकीकरण के लिए दो राज्यों को अलग अलग कर दिया था, पिडमाउंट और सार्डिनिया, और फिर इन दोनों को एकीकरण किया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का दिशा तय होने लगी और फिर वियना कांग्रेस के द्वारा ही इटली के एकीकरण की जो दिशा थी वो तय होने लगी। नेपोलियन का पतन हुआ, नेपोलियन ने यहाँ पर बहुत अच्छे काम किए थे जो इटली के एकीकरण को एक नई दिशा दी, जिसके कारण वहां के जो लोग थे वो प्रभावित हुए और फिर से वियना कांग्रेस आया और वियना कांग्रेस ने इटली को दो भागों में, दो राज्यों में विभाजित कर दिया, सार्डिनिया और पिडमाउंट, ताकि इटली का एकीकरण कर सके और फिर से दोनों का एकीकरण किया गया। इस तरह से इटली के एकीकरण का दिशा तय होने लगी और इस तरह से इटली के एकीकरण के लिए एक दिशा मिलने लगी। इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। यानी जैसे जैसे राष्ट्रवाद एक दिशा में आने लगा, जैसे जैसे जो इटली है राष्ट्रवाद की भावनाओं में एक अलग दिशा में चलने लगा, तो उसी समय इटली में 1820 ईस्वी में कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। यानी जो इटली थी उसका अलग अलग राज्यों में 1820 ईस्वी में जो कुछ नागरिक थे वो अपने संवैधानिक सुधार के लिए आंदोलन करने लगे, क्योंकि वहां की जो जनता थी जागृत हो गई थी, राष्ट्रवाद को पहचानने लगी थी और जो काम नेपोलियन ने यहाँ पर किया था उसको देखकर और प्रभावित हो गई और इस तरह से इन्होंने नागरिक आंदोलन स्टार्ट कर दिया। 1820 ईस्वी में एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया जाने लगा और वहां के जो नागरिक थे उन्होंने जो अपना राष्ट्रवाद का एक आंदोलन बनाया था, राष्ट्रवाद करने के लिए एक जो अपना एक जो समुदाय बनाया था, उनके द्वारा एक गुप्त दल, यानी जो ये दल था, जो ये टीम था, ये प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था, जिसका नाम था कार्बोनरी। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया जाने लगा, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणतंत्र की स्थापना की जाने में लगी। यानी जिसका उद्देश्य था, जैसे जो कार्बोनरी है, कार्बोनरी एक गुप्त दल है जिसका स्थापना एक राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था छापामार युद्ध के द्वारा, यानी जो युद्ध होता है छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणतंत्र की स्थापना की जाने लगी। यानी जो कार्बोनरी जो गुप्त दल था उसका एक उद्देश्य था कि छापामार युद्ध किया जाए और वहां पर जो राजतंत्र व्यवस्था है उसको समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की जाए। यही मुख्य उद्देश्य था कार्बोनरी का गठन का। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध इसी देश से था। ये क्वेश्चन आता है
कि मेजनी का संबंध किस देश से था। तो जो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी यानी मेजनी जो है एक राष्ट्रवादी नेता है। जो मेजनी है इनका पूरा नाम जोसेफ मेजनी है। मेजनी है एक राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रवादी नेता है और इसका जो संबंध है वो इटली से है। अब इनका इटली में क्या क्या योगदान है पढ़ते हैं कि प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध इसी देश से था। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से इटली भी अछूता नहीं रह सका। यानी 1830 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो संपूर्ण यूरोप को प्रभावित कर दी। तो इससे जो इटली है वो भी अछूता नहीं रह सका, उसका भी प्रभाव इटली के एकीकरण पर हुआ है। और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। किसी एक को देखकर दूसरे में यह भावना जगने लगी। यही कारण इटली में भी हुआ था कि जो फ्रांस में 1830 ईस्वी की क्रांति थी उससे प्रभावित होकर इटली के नागरिक भी वहां पर आंदोलन करने लगे। मेजनी ने नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। मेजनी ने यह बहुत ही अच्छा काम किया था इटली में कि मेजनी यह समझता था, वो राष्ट्रवादी नेता था और वो इटली का ही था, इसीलिए वो अपने देश का विकास चाहता था। तो उसको लगा कि अभी जो है नागरिक जो आक्रोश में है उनको अपने राष्ट्र को एकीकरण करना है और इसी चीज का फायदा उठाकर जो मेजनी है नागरिक आंदोलन को अपने उपयोग में लाया और इसने उत्तरी इटली और मध्य इटली को एकीकरण करने यानी उत्तरी जो इटली है और जो मध्य इटली उसको एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। यानी जो इटली है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था और मेजनी ने या फिर वहां पे जो भी शासक थे इटली का एकीकरण करने का उद्देश्य यही है कि जो इटली देश है उत्तरी दक्षिणी मध्य और ऊपर नीचे कहीं का भी जो भाग हो सब एक हो जाए। अलग देश एक ही था लेकिन अलग अलग भागों में अलग अलग शासक अलग अलग नियम कानून के अनुसार वहां पर शासन करते थे, कोई धर्म के अनुसार, कोई अलग अलग कारणों के अनुसार। तो वही इटली की जनता नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि एक ही शासक हो और संपूर्ण इटली पर एक जैसा शासन व्यवस्था लागू हो, जिसके कारण इटली में एकीकरण करने का प्रयास किया गया था। मेजनी ने नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण कर गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। जैसे ही मेजनी ने इटली के एकीकरण करने का सोचा, उसने उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण कर गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वैसे ही ये सब जो बातें हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक को पता चला और यह था एक प्रतिक्रियावादी शासक और निरंकुश भी था। तो इसने राष्ट्रवादी जो भावना थी उसको दबा दिया। यानी जो इटली का एकीकरण करने का प्रयास मेजनी ने किया था उन सभी भावनाओं को, उन सभी कार्यों को, उन सभी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। और इसी समय जो मेजनी है जब देखे कि अभी मेरे साथ कोई नहीं है तो इन्होंने वही कार्य अपना बंद कर दिया और इटली से पलायन कर यानी इटली छोड़कर चले गए। लेकिन फिर से इटली में आए थे इसका एकीकरण करने के लिए, और जब ये आए तो आखिर इटली का एकीकरण कैसे हुआ इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में इटली के एकीकरण के बारे में, मेजनी का उपयोग और जो नेपोलियन है उनका जो क्या क्या कार्य था और उन्होंने अपना क्या क्या प्रभाव दिखाया इटली के एकीकरण में और क्या क्या प्रभाव मेजनी ने दिखाया और इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है, ये क्वेश्चन आया भी है और हो सकता है कि आगे आ सके। तो इसीलिए सभी जो यहाँ पर बुक की लाइन थी, बुक की लाइन को अच्छे से हम लोग पढ़े समझे। इसके बाद भी हम लोग आगे के वीडियो में इसी आगे के पार्ट को समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।